गुड मॉर्निंग बच्चों। आज प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में हम एक नया और वीडियो लेके आए हैं, नई क्लास लेके आए हैं बच्चों। और आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो में डाल रहा हूँ आप लोग सेटिस्फाई होंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्लांट पैथोलॉजी है इसका एग्रीकल्चर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। कृषि हमारे देश में बहुत पहले भी हुआ करती थी, काफ़ी कृषि का इतिहास बहुत लंबा है। लेकिन पहले हम लोग खेती को ट्रेडिशनल तरीके से करते थे और हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या का विस्फोट इतना बढ़ा जिसके कारण ज़मीन तो हमारी ज्यों की त्यों बनी रही, लेकिन ज़मीन से जो अन्न हम लोगों का उत्पादित होता है उस अन्न को खाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, डॉक्टर ई बोरलाग, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। बच्चों, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरित क्रांति की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोगों के यहाँ पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई थी कि अन्न इतना हम लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे थे अपने अन्न का, जिससे हम अपने देश की जनता का पेट भर सकें। उसके लिए हमको तमाम साइंटिस्टों ने तमाम चीज़ें रिकमेंडेड की। बढ़िया सीड लाए, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करना, अपनी कृषि को प्लोइंग करने के लिए तमाम प्रकार के हल और हमारे बीज बोने की विधियों में डिफरेंट तरीके के नए नए मेथड्स अप्लाई करे गए। उसके बाद सबसे एक प्रमुख कारण और निकल के आया कि चलो मैंने मान लिया कि अपने खेत की तैयारी बीज बोने से पहले की जो तैयारी होती है, या हम बीज बोने से पहले अपने खेत की जिस प्रकार से तैयारी करते हैं उसको हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। टिलेज आप लोग जानते हो, भूपरिष्करण। तो प्राइमरी टिलेज सपोज दैट हमने ठीक कर ली, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज भी हमारी ठीक हो गई। सेकेंडरी टिलेज बच्चों उस टिलेज को कहते हैं कि बीज बोने के बाद फसल की कटाई तक जो कार्य हम अपने खेत में करते हैं वो कौन से टिलेज कहलाते हैं? सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज भी हमारी ठीक ठाक हो गई, हम इरिगेशन भी ठीक ठाक तरीके से दे रहे हैं। लेकिन समस्या एक नई खड़ी हो जाती है हमारी एग्रीकल्चर में कि हमारी फसल में कोई ऐसा डिजीज लग जाए, ऐसा रोग लग जाए जिससे उसका प्रोडक्शन गिर जाए। तो बात करते हैं अब डिजीज की। आपको कई डिजीज हम पढ़ा चुके हैं, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो और खैरा डिजीज ऑफ पैडी, धान का खैरा रोग। अब आपके लिए आज हम एक नया रोग लेके आए हैं। ये रोग मोस्टली नींबू में पाया जाता है, ठीक है ना। और इस रोग को हम बोलते हैं सिट्रस स्पैंकर डिजीज, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं धान का खर्रा नींबू का खर्रा रोग, ठीक है ना। यह रोग हमारे नींबू की फसल में लगता है। और बच्चों, नींबू जो है हमारे जीवन में बड़ा ही उपयोगी है क्योंकि इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और गर्मियों के दिनों में विटामिन सी की कमी से आप लोग जानते हैं डिहाइड्रेशन, तमाम विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे ह्यूमन बीइंग में आ जाती हैं। तो नींबू का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन बीइंग में, इसलिए इस रोग को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि नींबू में अगर ये रोग लग जाता है तो ये मान के चलो कि नींबू का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अगर बाय द वे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो भी रहा है तो जो फ्रूट है ना नींबू का फल, उसकी क्वालिटी गिर जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कारण क्या है, किसके द्वारा ये रोग फैलता है। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है ज़ैंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस्ट, ठीक है ना। किसके कारण फैलता है ये? ज़ैंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या होते हैं?
कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमारे नींबू की जो फसल है उसमें ये रोग लग गया है? तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका प्रमुख प्रभाव, जो इसका मेन इफेक्ट है, मेन प्रभाव है, वो कहाँ होता है? ऊतकों को क्षत विक्षत कर देता है, यानी कि ऊतक क्षय हो जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा कारण क्या हो जाता है? यह रोग कहाँ कहाँ फैलता है? हमारे पौधे पर। यह रोग पौधे की पत्तियों में, पौधे के तने में, ठीक है ना, पौधे की टहनियों में और पौधे के कांटों में यह रोग फैलता है। और हमारा जहाँ पे फल बना है, फ्रूट बना है, उस फ्रूट को भी यह रोग ग्रसित कर देता है। और अगर हमारा फ्रूट अधिक इफेक्टेड हो जाता है इस डिजीज से, तो धीरे धीरे उसका फ्रूट फटना स्टार्ट हो जाता है। फटने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तमाम प्रकार के कीड़े आ जाते हैं और हमारा वो फल जो है वो खराब हो जाता है। अब बात आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन और घूम रहा होगा कि सर ने अभी बताया कि पत्तियों को इन्फेक्टेड कर दिया, मान लिया कि नुकसान हो गया हमारी क्रॉप में, उसके तने में इन्फेक्शन हो गया, मान लिया, उसकी टहनियों में हो गया, मान लिया, फ्रूट में हो गया, मान लिया, लेकिन उसके कांटों में इन्फेक्शन हो गया, उससे क्या प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट सेम में आप लोग पढ़ेंगे कि एक वर्ड आता है मॉडिफिकेशन। क्या आता है? मॉडिफिकेशन। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है ना? अब बच्चों रूपांतरण या मॉडिफिकेशन क्या होता है? आपने देखा होगा वह पौधे जो पानी की कमी के कारण उन स्थानों पर अपने जीवन यापन कर लेते हैं या उन स्थानों पर सरवाइव कर जाते हैं, तो उनके अंदर एक मॉडिफिकेशन हो जाता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में अक्सर कटीले पेड़ ही क्यों, वृक्ष क्यों पाए जाते हैं? कारण पता है आप लोगों का? आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, हालांकि जहां तक आप लोग जानते होंगे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हमारी पत्तियों से भाई वाष्पन के द्वारा पानी उड़ता है। पानी पौधे जो है अपनी जड़ों के द्वारा, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा शायद बॉटनी में, टैप रूट एंड एडवेंटियस रूट। टैप रूट का काम होता है मिनरल्स एंड वाटर, इन चीजों को घुलनशील अवस्था में पौधे की जड़ों के द्वारा कहां तक ले जाए? टॉप तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना? ये हो गया हमारा टैप रूट का रोल। अब बात करते हैं एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट का कोई कार्य नहीं होता है, कोई मिनरल्स, कोई वाटर पौधे को नहीं पहुंचाते हैं। उनका मेन रोल यही होता है कि पौधे को सीधे खड़ा रखना, यानी कि ये मान लो कि पौधे को सहारा देना। ठीक है ना? तो बात करते हैं हम रूपांतरण की, तो उन पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह कम पानी में जीवित रह सकें। अगर उनकी कांटों की जगह पत्तियां हो जाएंगी तो क्या होगा बच्चों? वह पानी की उन्हें आवश्यकता अधिक पड़ेगी और पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा। ठीक है ना? तो बात करते हैं, सिम्टम्स की बात चल रही थी, तो इनकी कांटे, इनके फल, ये सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब होता क्या है आगे? सर्वप्रथम यह रोग पौधे की पत्तियों को इन्फेक्टेड करते हैं, पौधे की पत्तियों को इन्फेक्टेड करते हैं और ये पत्तियों में गोल गोल धब्बे नुमा पड़ना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ये पत्तियों में धब्बे नुमा स्पॉट इनके बनना शुरू हो जाते हैं। यह स्पॉट धीरे धीरे तने में, टहनियों में और फल में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे फल बेकार हो जाते हैं और हमारा पौधा भी धीरे धीरे सूख जाता है, डेथ हो जाती है पौधे की, पौधा मर जाता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल, कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है ना?
बच्चों, अगर यह रोग हमारी फसल में आ गया है और हमने उसकी पहचान भी कर ली, उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, ये रोग नींबू का कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस कैंकर डिजीज है, हमारा नींबू का खर्रा रोग है, तो अब इस रोग की रोकथाम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नंबर 1 क्या करेंगे? पौधे की टहनियाँ, जो टहनियाँ पुरानी हो जाती हैं या जो इन्फेक्टेड टहनियाँ हैं, उनको क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद उनको अपने पौधों से कुछ दूरी पर ले जाके उनको जलाकर नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या है? नींबू का नया पौधा जब हम लगाने जाएं तो हम ये जांच लें कि ये पौधा इन्फेक्टेड नहीं है या किसी अच्छी प्रजाति का है या वह प्रजाति का है जिस प्रजाति पर इस रोग का असर ना हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है कि 5 नंबर 3 5:5:10, ठीक है ना, सॉरी 50, 5:5:50 का बोडो मिक्सर का जो मिश्रण है हम तैयार करेंगे और उस मिश्रण का हम घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे, ठीक है ना। ये भी एक कंट्रोल है हमारा। अब चौथा क्या कंट्रोल होगा हमारा? इस कंट्रोल में हम क्या करेंगे? 0.3% ब्लाई 0.3% ब्लाइटॉक्स 50 का छिड़काव कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट एक और तरीका है कि हम नींबू की उन प्रजातियों को बोएं या उन प्रजातियों का सीड लगाएं जो इस रोग रोधित हों, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 शंकर 2, शंकर 4 और SS2 किस्मों को उगाना चाहिए जिससे इस रोग से हम लोग बच सकें, ठीक है ना बच्चों। अगले क्लास में, अगली वीडियो में हम आपको एक नया रोग लेके आएंगे और आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।